Hello everyone, welcome back to your own channel M Insights. Today in this video we are going to start science of class 8th. आज हम क्लास 8 का साइंस स्टार्ट करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 1. हम चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करेंगे विच इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. इसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे. क्रॉप क्या होता है? क्रॉप बोलते हैं हम लोग फसल को. जो हम खेतों में उगाते हैं उस फसल को हम क्रॉप बोलते हैं. तो उसका प्रोडक्शन कैसे होता है एंड उसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये सब हम इस चैप्टर में आज सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन से. मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है जिस तरह से हम लोग न्यूट्रिशन पोषण लेते हैं उसी को मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है. तो इसकी बेस पर टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम सभी लिविंग थिंग्स को. एक है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है? दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो अपना खुद का फूड बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. हमें पता है ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं. इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं. दूसरी तरफ होता है हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें क्या होता है? दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. इसमें सभी एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, यानी हम लोग भी इसी में आते हैं. हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम लोग डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पर, एनिमल्स, अदर एनिमल्स पर अपने फूड के लिए. ओके. तो जब फूड की इतनी इम्पोर्टेंस है और प्लांट्स तो अपना फूड खुद बनाते हैं लेकिन हम प्लांट्स पर या अदर एनिमल्स पर ही डिपेंड करते हैं, और बेसिकली तो सभी प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. तो प्लांट्स इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर में हम उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं और किस तरह से हमें फूड मिलता है प्लांट से वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, कैसे हमारी क्रॉप्स बनती हैं. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. सबसे पहले देख लेते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है. तो एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर इज अ ब्रांच दैट डील्स विद कल्टीवेशन एंड कल्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एग्रीकल्चर उस ब्रांच को बोला जाता है जिसमें हम प्लांट्स के या एनिमल्स के इनके कल्टीवेशन के बारे में पढ़ते हैं. ओके. प्लांट्स को कैसे उगाया जाता है, इसी तरह से एनिमल को कैसे पालकर उनसे हम लोग अपनी ज़रूरत का सामान लेते हैं, उन सभी को हम एग्रीकल्चर में काउंट करते हैं. इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, तो अभी आपके लिए वो सारी ब्रांचेस पढ़ना तो ज़रूरी नहीं है एज एनसीईआरटी, लेकिन अभी हम सिर्फ क्रॉप के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे. तो हम देखते हैं क्रॉप. क्रॉप क्या होती है? अब प्लांट्स तो हर जगह होते हैं. प्लांट्स तो हमारे घर में भी लगे होते हैं जो हम पॉट में लगा कर रखते हैं. प्लांट्स जंगल में भी होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें भी प्लांट्स लगे होते हैं. क्या सारे प्लांट्स क्रॉप होते हैं? ये क्वेश्चन तो आपके मन में आया होगा. तो आंसर इज नो, सभी प्लांट्स क्रॉप नहीं होते. क्रॉप हम सिर्फ उन्हीं प्लांट्स को बोलते हैं जिनको एक साथ में बहुत सारे प्लांट्स को किसी फील्ड में उगाया जाता है फॉर द इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए या खुद के यूज़ के लिए उनको एक साथ में उगाया जाता है. व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल. जब एक प्लेस पर बहुत सारे एक ही तरह के प्लांट्स को उगाया जाता है तब हम उसको क्रॉप बोलते हैं. जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इस पिक्चर में, यहाँ पर वीट है. वीट के बहुत सारे प्लांट एक ही जगह पर लगे हैं, तो इसको हम क्रॉप कह सकते हैं क्योंकि एक ही तरह के प्लांट एक बड़े से एरिया में लगाए हुए हैं. तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में भी पढ़ पा रहे हैं. क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड आर दैट ऑफ वीट. वीट क्रॉप का क्या मतलब होगा कि जितने भी प्लांट्स लगे हैं फील्ड में, खेत में जितने भी प्लांट्स लगे हैं वो सारे ही वीट के प्लांट्स हैं, तो उसको वीट क्रॉप बोलेंगे हम लोग. ऐसे ही किसी भी प्लांट को हम क्रॉप नहीं बोल सकते. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रॉप. क्रॉप भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं और उनको मेजरली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं क्रॉप को अकॉर्डिंग टू देयर सीजन. वो किस सीजन में लगाए जाते हैं उसके बेस पर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्रॉप्स को. फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन. जो रेनी सीजन में सो करे जाते हैं उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. और ये जनरली कब होता है इंडिया में? जून टू सेप्टेम्बर होता है रेनी सीजन. तो उस टाइम में जितने भी प्लांट्स लगाए जाते हैं उनको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं हम. एग्जाम्पल आप यहाँ देख ही सकते हैं. नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन.
दैट इज अक्टूबर टू मार्च। जो भी क्रॉप्स विंटर सीजन में लगाई जाती है उनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। विंटर सीजन कब होता है इंडिया में? अक्टूबर से लेकर मार्च तक, तो उनको हम रबी क्रॉप्स बोलेंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके? जैसे वीट हुआ, ग्राम यानी चना, पी, मटर, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप के। तो यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं खरीफ क्रॉप्स भी यहाँ पर गिवन है और रबी क्रॉप्स भी गिवन है। खरीफ क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं? राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन। और रबी क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं? जैसे वीट, ओट, चिकपीज, मस्टर्ड, आमंड, ब्रोकली, ये सारे रबी क्रॉप्स हैं। ओके, तो इनको आप याद रखेंगे किस सीजन में कौन से क्रॉप्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है। ओके, अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं। अभी तक हम अपनी क्रॉप के बारे में रीड कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कहीं पे भी हम लोग सीड्स डाल देंगे, बीज डाल देंगे और वहीं पर क्रॉप उगना शुरू हो जाएगी। उसके लिए भी कई सारे स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। उसी के बाद हमारी जो क्रॉप है वो प्रॉपर हो पाती है, प्रॉपर यील्ड हमें मिलता है उससे। ठीक है, तो वो स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। देन सोइंग, फिर सीड्स को उसमें बोया जाता है। सबसे पहले हम सॉइल को, मिट्टी को अपनी प्रिपेयर करेंगे खेत में, उसके बाद में सोइंग यानी सीड्स को उसमें डाला जाता है। उसके बाद करते हैं हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। थर्ड हमारा स्टेप क्या है? उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर्स को हम ऐड करते हैं जिससे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे प्लांट को। प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? वो सॉइल से मिलते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है सॉइल में हर टाइम पे सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो ही, वैसे तो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम एक ही तरह की क्रॉप को बार बार लगाते रहते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं सॉइल में। तो उसके लिए वहाँ पर मैन्योर या फर्टिलाइजर्स को ऐड कर दिया जाता है जिनसे कि न्यूट्रिशन पूरा मिलता रहे प्लांट को। फोर्थ स्टेप आता है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है वाटरिंग। प्लांट्स जो हम लगाते हैं, क्रॉप जो लगाते हैं, उसमें हम वाटरिंग करते हैं, पानी डालते हैं उसमें। फिफ्थ है हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब जब हम प्लांट्स खेत में लगाते हैं वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर वाटर को प्रोवाइड कराते हैं, तो ऐसा तो है नहीं वहाँ पर सिर्फ जो क्रॉप हमने लगाई है उसी को वो सब चीज़ें मिलेंगी। न्यूट्रिशन है, वाटर है, वो तो हमारा जो बाकी वहाँ पे सीड्स पड़े होंगे, ऐसे ही अनवांटेड सीड्स होंगे, उनको भी मिलेगा, वो भी ग्रो कर जाएंगे। तो उन्हीं अनवांटेड सीड्स को हम लोग बोलते हैं वीड्स। और उनसे हमारी जो क्रॉप है उसको बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ स्टेप आता है हार्वेस्टिंग। जब हमारी फसल, जो हमारी क्रॉप है वो मेच्योर हो जाती है, वो पूरी पक जाती है, उसके बाद में उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, उसको काटा जाता है। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग के बाद में, जब हमारी हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद में स्टेप आता है हमारा स्टोरेज का। क्योंकि जो भी हमारी क्रॉप होती है वो लार्ज स्केल पे होती है, बहुत सारी क्रॉप को हम लोग उगाते हैं, जितने भी ग्रेन्स वगैरह हैं एक साथ में हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं, तो उसको स्टोर करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसको हमें नेक्स्ट हार्वेस्टिंग सीज़न तक कंज्यूम करना होता है। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग सीज़न तक हमें, जैसे वीट है, अब वीट जब उसकी क्रॉप मेच्योर हुई है, जब हमने हार्वेस्ट किया है, उससे नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट हार्वेस्टिंग सीज़न तक हमें उसको यूज़ करना होता है, तो उसके लिए उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो स्टोरिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सारे स्टेप्स होते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के। तो ये सारे स्टेप को हम वन बाय वन अब स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कहीं पे भी सॉइल है उसमें हमने सीड्स डाल दिए और वो उग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है फॉर सॉइंग। बीज को बोने के लिए सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये क्या प्रोसेस होते हैं? The process of loosening and turning the soil is called tilling or plowing। ठीक है, जो प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉइल को लूज करते हैं, उसको लूज किया जाता है, उसको टर्न किया जाता है, उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है, उस प्रोसेस को हम प्लॉइंग बोलते हैं। और ये किसकी हेल्प से किया जाता है? एक प्लॉ बोलते हैं हल को, एक हल की हेल्प से ये किया जाता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, सॉइल अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो हम क्या करते हैं, कुछ क्वांटिटी में वाटर भी वहाँ पर पहले डाल देते हैं। ओके,
थोड़ी क्वांटिटी में हम वाटरिंग करेंगे वहाँ पर, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसके बाद में जिससे वो थोड़ा सा सॉइल जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी, और उसके बाद में वहाँ पर लूजनिंग और टर्निंग वाला प्रोसेस प्लॉ की हेल्प से किया जाता है। समटाइम मैन्यूर इज एडिड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, और कई बार में इससे पहले हम सॉइल को टर्न करने से पहले, इस प्रोसेस से पहले हम उसमें मैन्योर भी डाल देते हैं, खाद भी डाल देते हैं, जिससे वो मिट्टी में हमारी सॉइल में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखते हैं इनके लिए एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास प्लो बोलते हैं हम लोग हल को। तो ये इस तरह का होता है, यहाँ जैसा आपको पिक्चर में दिखाया गया है। ये एक यहाँ पे वुडन पार्ट होता है ये वाला, और ये वाला पार्ट जो होता है नीचे वाला, ये वाला पार्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। और इसको यूज़ किया जाता है फॉर टेलिंग द सॉइल को टेलिंग करने के लिए, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप में फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए, और सॉइल को टर्न करने के लिए, इन सभी काम के लिए प्लॉ का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये मेनली किससे ड्रॉन होता है? ये मेनली जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल ड्रॉन होता है, मतलब एनिमल से इसको यहाँ पर जैसे ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, एनिमल से इसको चलाया जाता है। ओके, तो ये पुराने टाइम में यूज़ होता था, अभी इतना यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा होर। होर क्या होता है? एक सिंपल टूल होता है जो वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए यूज़ होता है। इसमें भी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आयरन या फिर वुड, दोनों में से किसी का भी बना हो सकता है, जबकि जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बना होता है आयरन का, ठीक है। इसका यूज़ भी सॉइल को लूज़ करने के लिए या वीड्स को, यानी जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं हम मॉडर्न टाइम पे, यानी वो दोनों चीज़ें तो पुरानी है, जो हमारा प्लॉ है या हो है, वो दोनों ही चीज़ें पहले यूज़ होती थी, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है वो। तो आजकल जो है वो यूज़ होते हैं कल्टीवेटर्स का यूज़ किया जाता है आजकल प्लॉइंग के लिए, और ये ट्रैक्टर ड्राइवन होते हैं, मतलब ये ट्रैक्टर से चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये वाला क्या है? ये कल्टीवेटर है, जिसे एक ये ट्रैक्टर की हेल्प से मूव कराया जा रहा है खेत में। तो इस तरह से हमारा टाइम भी सेव होता है, टाइम की भी बचत होती है, और लेबर जो मेहनत है उसकी भी बचत होती है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम, विच इज़ सोइंग। अब हमने पढ़ लिया अभी तक हमने कि जो हमारे सॉइल थी उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं सोइंग, यानी बीजों को कैसे बोया जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे बीजों को बोने वाले हैं, कैसे सीड्स को हम सो करने वाले हैं। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है सीड्स को सिलेक्ट करना, कौन से वाले सीड्स हमारे लिए अच्छे हैं, ये सिलेक्ट करना इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सीड है वो गुड क्वालिटी के हों, अच्छी क्वालिटी के सीड्स हों। फिर हम देखते हैं वो क्लीन एंड हेल्दी हों, मतलब उनमें कुछ अलग से ऐसा ना हो अनवांटेड सीड्स उनमें मिक्स हों। तो वो एकदम क्लीन होने चाहिए और हेल्दी होने चाहिए। वो देखकर ऐसे नहीं लगना चाहिए कि पता नहीं ये ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, एकदम हेल्दी सीड्स होने चाहिए। दूसरा है गुड वेराइटी, वो अच्छी वेराइटी के होने चाहिए। जैसे कोई भी सामान आप मार्केट में लेने जाते हैं तो उसकी अलग अलग वेराइटी आपको मिलती है, इसी तरह से सीड्स में भी अलग अलग वेराइटी आती है। तो अच्छी वैरायटी की हम सीड्स लेंगे तभी उनसे हमें हाई यील्ड मिलेगा। तो हाई यील्ड का मतलब होता है जो हमारी फसल है वो कितना ज़्यादा हो रही है, कितना वो उपज कितनी हो रही है, ठीक है, उसको यील्डिंग बोलते हैं हम। तो अच्छी यील्डिंग हो, अच्छी पैदावार हो, उसके लिए क्या हमें करना है? हमें सीड्स को अच्छे से सिलेक्ट करना है। सिर्फ अच्छे सीड्स को ही हम लोग अपनी फील्ड में सॉ करते हैं। अब देखते हैं हम लोग सॉइंग टूल्स क्या क्या होते हैं, किन किन टूल्स की हेल्प से हम लोग सोइंग करते हैं। तो फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जैसा आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है, यहाँ पर इस पिक्चर में यहाँ पर कुछ बुल्स हैं, उनकी हेल्प से इसको ड्रॉन किया जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है, और यहाँ पर एक फनल है। इस फनल में सीड्स डाल दिए जाते हैं, और वो सीड्स यहाँ से वो सीड्स जो होते हैं इस जगह से वो ज़मीन में चले जाते हैं। इस तरह से ये जो ऑक्स है ये आगे चलते चले जाते हैं, और वो सीड्स धीरे धीरे मिट्टी में मिक्स होते चले जाते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग मेथड भी ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है, वो छोटे फील्ड्स के लिए तो अभी भी यूज़ किया जाता है।
लेकिन बड़ी फील्ड्स के लिए वो यूज़ कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, ऐसे मुट्ठी में जो सीड्स होते हैं उनको लेकर ऐसे फील्ड में फेंक दिया जाता है। तो इससे जो सीड्स होते हैं वो जगह जगह पर स्प्रेड हो जाते हैं पूरी फील्ड में और वो ग्रो करने लगते हैं। तो वो भी ट्रेडिशनल मेथड है जो ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था। दूसरा मेथड है जो अभी हम यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल। इस तरह की कुछ सीड ड्रिल्स आते हैं जिनकी हेल्प से सीड को स्ट्रॉ किया जाता है, सीड्स को बोया जाता है। ये ट्रैक्टर ड्राइवन होते हैं, ट्रैक्टर की हेल्प से इनको ड्रॉ किया जाता है। तो इनसे भी टाइम की भी बचत होती है और साथ ही साथ हमारा जो लेबर है वो भी सेव होता है। तो आजकल इन मेथड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड्स। अब हम देखते हैं व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल सोइंग। अब बीजों को हम बो तो देते हैं, लेकिन उनको सो करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस चाहिए, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें तो क्या क्या हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो सीड्स हैं वो हेल्दी होने चाहिए और वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी सीड्स जो हमें मिले वही हमने सो कर दिए, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है हमारा जो क्रॉप के ग्रो होने का है। तो इतनी सारी जब हम मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आया, उसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि जो सीड्स हों वो हेल्दी हों और हाई क्वालिटी की हों। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि वो करेक्ट डिस्टेंस पे बोए जाएं, एक दूसरे से करेक्ट डिस्टेंस पे हों सीड्स। ऐसा नहीं है कि सीड्स हमने एक ही साथ में एक जगह पर बहुत सारे डाल दिए, फिर थोड़ी दूर और बहुत सारे डाल दिए। वो सीड्स प्रॉपर डिस्टेंस पे होने चाहिए एक दूसरे से, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम सीड्स एक ही जगह पे ज़्यादा डाल देंगे तो उनमें कॉम्पिटिशन होने लगेगा, लाइट के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो इस वजह से हम लोगों को सीड्स अलग अलग जगह पर प्रॉपर डिस्टेंस पे डालने चाहिए। थर्ड पॉइंट इज, जो सीड्स हैं उनको अच्छे से डेप्थ में, सॉइल के डेप्थ में यानी गहराई में बोना चाहिए थोड़ा। इससे क्या होता है कि जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं उनसे सीड्स हमारे प्रोटेक्ट हो जाते हैं, उनसे बच जाते हैं। अगर हम ऐसे ही ऊपर ऊपर सीड्स डाल देंगे अपनी फील्ड में, अपने खेत में, तो क्या होगा, जो भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो उन सीड्स को खा सकते हैं। तो इसलिए हम सीड्स को थोड़ा डीप डाउन द अर्थ सीड्स को सो करते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला स्टेप है हमारा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करने का। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद में सीड्स को सो किया जाता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जब हमने सीड्स डाल दिए हैं अपने फील्ड में, उसके बाद में हम मैन्योर या फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स पहले से होते हैं, लेकिन जब हम किसी क्रॉप को बार बार किसी फील्ड में लगाते रहते हैं तो न्यूट्रिएंट्स कम होने लग जाते हैं। तो किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो सॉइल में, प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, इसीलिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है। तो मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट होते हैं, यानी प्लांट्स के जो सूखे पत्ते होते हैं, जो एनिमल का वेस्ट होता है, यानी जो डंग होता है, गोबर होता है, उसको यूज़ करके मैन्योर बनाए जाते हैं। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट भी आता है। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, जो डिकम्पोजिशन होता है डेड मैटर का, जैसे प्लांट्स के लीव्स हुए, कुछ सब्जियों के छिलके हुए, इस तरह की चीज़ों का डिकम्पोजिशन अर्थवॉर्म की हेल्प से कराया जाता है, और वो अर्थवॉर्म उसको खा लेते हैं और उसको कंपोस्ट में, खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में क्या होता है, जैसे कुछ भी प्लांट्स लगे हैं हमारे खेत में तो उनको वहीं पर काट कर छोड़ दिया जाता है, तो कुछ टाइम बाद वो डिकम्पोज हो जाते हैं और वो एज मैन्योर वर्क करते हैं। और नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या होता है, इसमें जो काउ डंग है या फिर एनिमल वेस्ट है और प्लांट वेस्ट है, उसको ऐसे ही इकट्ठा करके छोड़ दिया जाता है और वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है और उससे मैन्योर बन जाता है। तो इस तरह से ही मैन्योर का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर हमने पढ़ा है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने हैं। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि मैन्योर जो होते हैं वो टोटली ऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल बेस्ड होते हैं, ये केमिकल से मिलकर बने होते हैं।
और इसमें हमें पता होता है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स कितनी क्वांटिटी में है। तो इसके एग्जांपल क्या है, जैसे आपने नाम सुना होगा यूरिया डाला जाता है फील्ड्स में। इसके अलावा पोटाश, एनपीके का मतलब होता है एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, इसका मिक्सचर भी यूज़ किया जाता है फील्ड्स में एज फर्टिलाइजर्स। ठीक है, यहाँ आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये मैन्योर की पिक्चर है और यहाँ पर ये एक फर्टिलाइजर गिवन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम डिफरेंस देख लेते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में आखिर डिफरेंस क्या होता है दोनों में। अभी हमने थोड़ा सा डिफरेंस तो समझ लिया है, अब हम थोड़ा और समझते हैं इसको। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बने होते हैं, जबकि मैन्योर क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो पूरी तरह से मैन मेड होते हैं, वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, जबकि मैन्योर क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस से बने होते हैं, जैसे कैटल, जितने भी हमारे कैटल्स होते हैं उनके डंग से या फिर प्लांट रेसिड्यूज से बने होते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जबकि मैन्योर को फील्ड्स में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर से सॉइल को कोई भी ह्यूमस नहीं मिलते हैं, जबकि ह्यूमस बहुत अच्छे होते हैं सॉइल के लिए। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर से सॉइल को बहुत सारे ह्यूमस भी मिलते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच होते हैं, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जबकि मैन्योर में रिलेटिवली कम होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक भी हो सकता है मैन्योर का, लेकिन इसकी एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि वाई मैन्योर इज़ बेटर देन फर्टिलाइजर्स। मैन्योर को हम फर्टिलाइजर से बेटर क्यों बोलते हैं। आजकल आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे कैंपेन्स ऐसे चलते रहते हैं जिसमें हमें बताया जाता है, हमसे कहा जाता है कि जो फील्ड है उनमें हमें मैन्योर का यूज़ करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं मैन्योर के और ये कैसे बेटर है फर्टिलाइजर से, ये हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, जो हमारे मैन्योर होते हैं, इट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। वो सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं एंड इंक्रीज इस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स के लिए वाटर भी तो उतना ही ज़रूरी है जितनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं, इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ये बढ़ाती हैं। सेकेंड पॉइंट इज इट इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। ये सॉइल टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं, जो मैन्योर होते हैं हमारे वो सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं। थर्ड इज मेक सॉइल पोरस विच मेक एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजियर। इस सॉइल को पोरस बनाते हैं, मतलब सॉइल और ज़्यादा ब्रीदेबल हो जाती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो बहुत आसानी से हो पाता है जब हम मैन्योर ऐड करते हैं सॉइल में उससे। नेक्स्ट इज इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जो फ्रेंडली माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं उनको ये इंक्रीज करता है, और जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हमारे क्रॉप्स के लिए उनको डिक्रीज करता है। तो इसलिए भी मैन्योर अच्छे होते हैं, मैन्योर को हम लोग प्रिफर करते हैं एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, विच इज़ इरिगेशन। अब ये इरिगेशन क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब जब हम रेगुलर इंटरवल्स पर क्रॉप को अपनी वाटर सप्लाई करते हैं उसी को हम इरिगेशन बोलते हैं। अब इरिगेशन पहले अलग तरीके से होता था और अब अलग तरीके से होता है, अब नए नए मेथड्स आ गए हैं इरिगेशन के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है इरिगेशन की। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये एक मोड है जो कि पुली ड्राइवन सिस्टम होता है, पुली सिस्टम होता है। दूसरा है ये चैन पंप, इसमें इस चैन की हेल्प से वाटर को ड्रॉ किया जाता है। थर्ड है ये ढेकली, इसमें भी यहाँ पर एक रिवर से देखो पानी निकाला जा रहा है, जैसा आप पिक्चर में देख ही पा रहे हैं। लास्ट है रहट। रहट में क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से इसको लीवर को घुमाया जाता है, तो यहाँ से ये घूमने लगता है व्हील और पानी बाहर आगे खेतों में यानी फील्ड्स में जाने लगता है। तो ये सारे के सारे हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। आजकल ये मेथड्स नहीं यूज़ होते या बहुत कम यूज़ होते हैं।
अभी जो मेथड्स न्यू आए हैं वो मेथड्स क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो है, फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। सबसे पहला मेथड है हमारे पास में स्प्रिंकलर सिस्टम। इट यूजेस नोजल टू स्प्रे द वाटर ऑन क्रॉप। इस तरह से जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस तरह से नोजल होता है, यहाँ पे ये पाइपलाइन होती है और पाइपलाइन में नोजल्स बने हुए होते हैं। इन नोजल की हेल्प से वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है, ऐसे छिड़काव हो जाता है पानी का चारों तरफ क्रॉप में, तो उसको हम स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। और नेक्स्ट मेथड है हमारा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, इस तरह से पाइपलाइन होती है, जैसे आपको पिक्चर में ये पाइपलाइन नज़र आ रही है, और जहाँ जहाँ प्लांट है वहीं पर इन पाइप में होल होते हैं, और उन होल की हेल्प से एकदम उसी पॉइंट पर जहाँ पर रूट होती है, इन प्लांट की स्टेम होती है, वहीं पर वाटरिंग की जाती है। इस तरह से हमारी बहुत ज़्यादा जो वाटर की वेस्टेज है वो कम हो जाती है और बहुत सारा हमारा वाटर सेव भी हो जाता है ड्रिप इरिगेशन के मेथड से। तो एकदम न्यू मेथड है और बहुत ही अच्छा मेथड है, क्योंकि इससे वाटर बहुत सेव होता है। अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने देख लिया है कि इरिगेशन तक कैसे हम क्रॉप को अपनी लेकर आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब जो हमने हमारे प्लांट्स होते हैं उनको वीड से प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो भी जो हमारी अर्थ है, जो हमने अर्थ में मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डाले हैं, या फिर जो इरिगेशन के थ्रू वाटर जाता है हमारी फील्ड में, उस वाटर को, उस न्यूट्रिशन को वो जो वीड्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी उसको लेने लगते हैं। तो उनको अनवांटेड प्लांट्स को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। जो क्रॉप के साथ में अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं उन्हीं को हम वीड्स बोलते हैं, और जो इनका रिमूवल का प्रोसेस है उसको हम वीडिंग बोलते हैं। इन प्लांट्स को हटाने को हम लोग वीडिंग कहते हैं। तो वीडिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ वीडिंग नेसेसरी। वीडिंग हमारे लिए नेसेसरी है क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो compete करने लगते हैं, उनका कंपटीशन हो जाता है क्रॉप के साथ में कि वो ज़्यादा न्यूट्रिशन लेंगे या क्रॉप ज़्यादा न्यूट्रिशन लेगी। तो इस तरह से हमारा तो लॉस हो जाता है क्योंकि क्रॉप को कम न्यूट्रिशन मिल पाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो लोगों को आपने एक रोटी खाने को दी है, तो दोनों में कंपटीशन तो होगा ही कि कौन ज़्यादा रोटी खाएगा, किसको कितनी मिलेगी। तो इस तरह से हमारी क्रॉप और वीड्स के बीच में भी कंपटीशन होने लगती है। अब अगर दो लोगों में से आप एक को हटा दें तो क्या होगा कि जिसको आप चाहते हैं उसी को आप वो पूरी की पूरी रोटी दे पाएंगे। इसी तरह से हम तो चाहते हैं हमारी क्रॉप को ही पूरा का पूरा न्यूट्रिशन और वाटर मिले, तो हमारी क्रॉप को मिले, इसलिए हमें वीड्स को हटाना होता है ताकि वो लाइट का, वाटर का और न्यूट्रिशन का जो कंपटीशन है वो हमारी क्रॉप के लिए कम हो जाए। और साथ ही साथ ये हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करते हैं। जो वीड्स होते हैं वो हार्वेस्टिंग में, जब हम फसल को काटते हैं उसमें भी इंटरफेयर करते हैं। और वीड्स जो होते हैं वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, वो जहरीले भी हो सकते हैं। अगर ये हमारी क्रॉप के साथ में मिक्स हो गए और हमने इनको कंज्यूम कर लिया तो हमें नहीं पता कि ये पॉइजनस है या नहीं है। अगर पॉइजनस हुए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, तो इसलिए भी इनको हटाना ज़रूरी हो जाता है। अब हमने समझ लिया कि हमारे लिए वीडिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप में, जो हमारी फील्ड में, उसको हटाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना तो वो कॉम्पीट करने लगते हैं हमारी क्रॉप के साथ में। अब उनको हटाने के लिए हम करते क्या हैं, उनको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स क्या होते हैं, ये वीड्स को जो होते हैं वो किल कर देते हैं, वीड्स को ही ख़त्म कर देते हैं, और इनको स्प्रे किया जाता है फील्ड में टू किल द वीड्स। वीड्स को किल करने के लिए उनको हम अपनी फील्ड में स्प्रे कर देते हैं, जिससे हमारी क्रॉप तो जो है वो सही रहती है, लेकिन जो वीड्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा हार्वेस्टिंग। अब हमारी क्रॉप में सब कुछ काम हो चुका है, अब वो क्रॉप जब मैच्योर हो जाती है तो उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस में क्या होता है, कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, जब क्रॉप अच्छे से पक जाती है, उसके बाद में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसको कट कर लिया जाता है। जैसे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि इसको जो वीट की क्रॉप है उसको हार्वेस्ट कर रही है। हार्वेस्टिंग कैन बी डन मैन्युअली यूजिंग सिकल्स। सिकल की हेल्प से मैनुअली भी की जा सकती है, जैसे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। इसके लिए मशीन्स भी आती है हार्वेस्टिंग के लिए, जिनको हम हार्वेस्टर्स बोलते हैं।
अब हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, उससे ग्रेन्स को अलग करने के लिए, जो भी अनवांटेड पार्ट होता है उससे ग्रेन को अलग करने के लिए थ्रेसिंग की जाती है। जैसे इस वाले पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर थ्रेसिंग की जा रही है। और थ्रेसिंग के बाद में विनोइंग का प्रोसेस किया जाता है, जैसा आपको थर्ड वाली पिक्चर में नज़र आ रहा है। इसमें विल्ट की हेल्प से ग्रेन्स को अलग किया जाता है और जो हस्क होती है उसको अलग कर लिया जाता है। तो हार्वेस्टिंग में हमारे ये सारे प्रोसेसेस इंक्लूड हो जाते हैं और हमारे जो ग्रेन्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। अब इसके बाद में क्या किया जाता है, अब इसके बाद में बात आती है ग्रेन को स्टोर करने की, क्योंकि जो ग्रेन्स होते हैं एकदम तो हम उनको कंज्यूम नहीं कर सकते, या अगर हमने उनको इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए उगाया है, बेचने के लिए उगाया है, तब भी वो एकदम से तो हम नहीं सेल कर सकते सारा, तो उसको एक साथ में स्टोर कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो हमारे डेली यूज़ में भी काम आ जाता है, और अगर हमें लार्ज स्केल पे करना है तो उसके लिए अलग से तरीका होता है उसको स्टोर करने का। ओके, सो ग्रेन्स या सीड्स आर ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस देयर मॉइस्चर। सबसे पहले स्टोर करने में से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनको सन ड्राई किया जाता है, धूप में सुखाया जाता है, जिससे कि उनमें जो मॉइस्चर है, जो भी नमी है वो उनसे निकल जाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो वो सीड्स खराब हो सकते हैं। तो सबसे पहले उनको धूप में सुखाया जाता है। एट ए स्मॉल स्केल ग्रेन आर स्टोर्ड इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। अगर हमें कम स्केल के पे इनको स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं, या तो जूट बैग का यूज़ कर लेते हैं, या फिर बड़े बड़े से बिन्स आते हैं, टिन के बिन्स आते हैं, अलग अलग तरह के डब्बे आते हैं बहुत बड़े बड़े, उनमें हम उनको स्टोर कर लेते हैं। जबकि हमें लार्ज स्केल पे अगर स्टोर करना हो तो उनको हम साइलोस में या ग्रेनरीज में रखते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े स्टोर हाउसेज होते हैं, उनमें हम इनको स्टोर करते हैं। और अगर हम स्मॉल स्केल पे घर में अगर स्टोर कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उनमें नीम जो लीव्स होती है नीम की, उनको ऐड कर देते हैं, जिससे कि वो उनमें इंसेक्ट्स ना जाएं। ठीक है, और अगर हम बड़े गोडाउंस में या यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर केमिकल ट्रीटमेंट की जाती है जो ग्रेन्स होते हैं उन पर, ताकि वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से हम अपने जो ग्रेन्स होते हैं, जो भी हमारा अनाज होता है, उसको स्टोर करते हैं, उसको हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं। अब हम देख लेते हैं फूड फ्रॉम एनिमल। एनिमल से हमें कैसे फूड मिलता है, तो एनिमल से भी हमें काफ़ी फूड आइटम्स मिलते हैं, और इसी प्रोसेस को, जब एनिमल से हम फूड की रेयरिंग कराते हैं, उसी को हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। व्हेन एनिमल्स आर रेयर्ड एट ए लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम। जब एनिमल्स को रेयर किया जाता है एट लार्ज स्केल, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे बी कीपिंग, कैटल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, शिप फार्मिंग, इस तरह से इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये टाइप्स तो आपके एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दिए हैं, बस आपको ये टर्म याद रखनी है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, इस तरह से आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये शीप है, यहाँ पे काउज हैं, यहाँ पे फिश है, यहाँ पर ये बीज हैं। इनको अपने फ़ायदे के लिए हम क्या करते हैं, इनको अपने फ़ायदे के लिए ग्रो करते हैं, इनको रेयर किया जाता है अपने बेनिफिट के लिए। तो इसी प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनके साथ में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।